हँसता ही अब इनफैक्ट जैसे नीरज भी कह रहे थे कि सरकार की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उस पर भी सरकार खुद फोकस करना चाहेगी। अब तक जो विनिवेश के टारगेट्स थे वो ज्यादातर अचीव नहीं हुए। अब आप वो इत्तेफाक करें कहें कि ग्लोबल एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा फिसलने लगा है। इस बारी वहां से कुछ आपको लग रहा है कुछ डिसेंट कलेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो एस्टिमेट था वो $650 बिलियन का था इस साल के लिए, लेकिन मुश्किल से 300 बिलियन तक का ही विनिवेश हो पाया है। तो वे रनिंग शॉर्ट नियरली 250 बिलियन के आसपास। वो रोड मैप आपको क्या लग रहा है, कुछ जोर पकड़ेगा? वो लगभग हर साल की ये कहानी होती है कि हम लोग का विनिवेश या डाइवेस्टमेंट का टारगेट बहुत रहता है, लेकिन जो असल में नंबर आता है उससे बहुत ही कम आता है। तो अभी तो अब ये साल अगर आप विश्व के बाजारों के हिसाब से देखें कि अभी लोग उतना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है, और कौन सी कंपनीज आप डाइवर्स्ट करना चाहते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी तो कहना मुश्किल है कि अभी उतना डाइवेस्टमेंट हो पाएगा या नहीं, बिकॉज एक को एलआईसी का ही एक्चुअली बड़ा आप फंड रेजिंग कर पाए। बाकी तो बहुत कुछ प्लान में रहता है हर साल, पर ये एक एरिया है जहां हमेशा ही शॉर्टफॉल रहता है लगभग। देवीना मैम, तो एक बात बताइए, अब इस समय मार्केट आपके हिसाब से पोजीशन कैसे है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था हमारी मार्केट ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले नवंबर ख़त्म होने के बाद दिसंबर से जब वो चाइना में रीओपनिंग हुई, वहाँ से हमने देखा कि ईस्ट एशियन मार्केट्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट्स को, और वहाँ पैसा भी काफ़ी जा रहा है एफआईएस का। क्या ये ट्रेंड रहेगा इस साल का? हाँ, मुझे पूरे तो आपका प्रश्न का पहला भाग तो सुनाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था, चाइना मैं ये पूछ रहा था। रीओपनिंग का जहां हाँ, तक प्रश्न है, वो मैं हाँ, अर्थव्यवस्था पे, उसके मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था पे दो अलग अलग एक तरह से विपरीत परिणाम होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो है कि जहां जहां सप्लाई कंस्ट्रेंट था, जो कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजों में रहा, वो हट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना रीओपनिंग में बहुत सारी कमोडिटीज का डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ने का मतलब कि भाव पर ऊपर की तरफ का प्रेशर। तो ये दोनों चीज रहती है। और इसको बहुत ज्यादा ईस्ट एशिया से या चाइना इटसेल्फ की भी मार्केट से जोड़ने का हम लोग बहुत ही उसको शॉर्ट टर्म कुछ महीनों का देख रहे हैं। आप चाइना की मार्केट का अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 2007 का जो उनका हाई था, वो 3-4 महीने पहले तक वो उसके 2007 के लेवल से आधे लेवल पे थे, जबकि उनका जीडीपी या अर्थव्यवस्था कहिए तो वो 6 से 7 गुनी हो चुकी थी, लेकिन मार्केट आधे पे था। तो वो तो एक बड़ा गैप था। तो हम लोग एक एक महीना 2 महीना की, इस महीने में चाइना में ज्यादा पैसा गया या चाइना की मार्केट ज्यादा ऊपर गई, वो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप लॉन्ग टर्म भी नहीं देखेंगे। तो जहां तक हमारे सिस्टम्स बता रहे हैं, ये साल भी इंडिया आउट परफॉर्मेंस बकेट में कुछ और भी हैं कंपनी मार्केट्स, जैसे मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, ये सब भी आउट परफॉर्मिंग लगती हैं। चाइना के लिए अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में कहना मुश्किल है, अभी तो अच्छा कर रहा था, लेकिन मतलब अभी हम लोग को उतना क्लियर नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चेंज है कि नहीं। पूरे विश्व के बाजारों को देखें तो कुछ हद तक जो यूएस ने 10-12 साल बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया, अब वो कुछ हद तक यूरोप और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि वो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है कि ये भी मल्टी ईयर चलेगा। ठीक है। तो अगर इंडिया आउट परफॉर्म करेगा देवीना जी, तो लीडरशिप आपको कहाँ से लग रही है मार्केट में इस समय? बड़े सेक्टर्स में लीडरशिप क्या प्रोवाइड करेगा? वापस बैंक से रहने वाले हैं या फिर कोई और सेक्टर निकल कर आएगा? अभी जो हम लोग का, अगर हमारे जो सिस्टम्स बता रहे हैं और जो हमारे पीएमएस में ओवरवेट सेक्टर्स हैं, एक तो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में लोगों ने अभी हाल फिलहाल में बात करनी शुरू की है, पर हम उसमें लगभग 1.5 साल से ओवरवेट हैं, अक्टूबर 2021 से। तो अभी तो हम लोगों ने कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा वेटेज घटाया है, लेकिन अभी भी वो काफी ओवरवेट सेक्टर है हमारे लिए। और क्योंकि कई स्टॉक्स तो उसमें 2 गुना 3 गुना ऐसे भी हो गए थे ये 1.5 साल में। उसके अलावा बैंक अभी कुछ हद तक ओवरवेट है, बैंकिंग
अक्सर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो 2020 से लेके 2022 के मध्य तक तो हम लोग बहुत अंडरवेट थे, जबकि ये सबसे बड़ा वेटेज वाला सेक्टर है और वो ठीक डिसीजन भी निकला। उस पीरियड में बैंक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद से मार्केट वेट पे आए, प्राइस एक्शन से अभी थोड़ा ओवरवेट भी है। तो अभी भी वो सेक्टर आप फंडामेंट दोनों तरह से, एक तो है कि लंबा पीरियड अंडर परफॉर्मेंस का था, वहां से निकल के आया, तो वो भी एक पॉजिटिव है। दूसरा चीज है कि अगर आप फंडामेंटल्स भी देखें तो एनपीए का साइकिल ज्यादातर कुछ हद तक निकल गया था, आपके पीछे छूट गया था। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहा है। और ब्याज की दरें जब बढ़ती हैं तो वो बैंक्स के मार्जिन्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, जबकि डिपॉजिट तो जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट है वो तो जब आप रिन्यू कराएंगे तभी वो उसका ब्याज की दर बढ़ेगी। तो पॉजिटिव तो सब थे। जो पिछले हफ्ते जो अडानी के कारण इम्पैक्ट आया था, वो तो मैंने उसी टाइम कहा था कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसका कोई तुक नहीं है। और खास करके बहुत सारे बैंक जिनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी सब गिर गए थे। तो वो सेक्टर अभी भी ठीक लगता है। अ, बाकी जो सेक्टर्स में हम लोग कुछ हद तक ओवरवेट होंगे, वो उतना बड़ा सेक्टर कॉल नहीं है, वो बॉटम अप स्टॉक्स का है। जैसे टेक्सटाइल्स में कुछ स्टॉक्स हैं, या केमिकल्स में हैं, या ऑटो कंपोनेंट्स में हैं, तो वो उस तरह का है। फार्मा पर में सब इधर हम लोगों ने थोड़ा वेट बढ़ाया है, वो काफी अंडरवेट सेक्टर था हमारे लिए। बट इस बार इस तिमाही में जब रीबैलेंस किया है, तो हमारे सिस्टम्स को कई फार्मा